हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से लेके आ गए हैं जीके जीएस का प्रश्नों का कलेक्शन, और वो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले के लिए। तो चलिए बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो बात आई है जब वित्त आयोग का गठन का, तो वित्त आयोग का गठन का अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 इससे संबंधित हो जाएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, जो कि क्या करता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है और उसी के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये आप इसमें बस ध्यान रखेंगे। और वित्त आयोग का जो गठन है प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पर किया जाता है, यानी कि पूछे कि कितने साल पर, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। वहीं अगर एक पॉइंट और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें कि राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग नगर पालिका पंचायतों की, नगर पालिका पंचायतों की वित्तीय स्थिति का क्या करता है, पुनर्विलोकन करता है। वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है और यहाँ संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो ये दोनों पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, इम्पोर्टेंट पुस्तकों में से एक। तो हिंद स्वराज हो जाएगा महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर बी। और जानेंगे कि क्या इसमें पॉइंट इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो ये हिंद स्वराज पहली बार तो कि ये महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है, और इसकी जो मूल रचना है किसकी, तो हिंद स्वराज पुस्तक की मूल रचना 1909 में किस भाषा में हुई थी, तो गुजराती भाषा में। ये भी ध्यान में रखना है कि जिसका मूल रचना 1909 में किस भाषा में हुआ था, तो गुजराती भाषा में। वहीं बात करें कि इस पुस्तक को अपनी यात्रा भी पूछा जाता है कि कब लिखे थे, तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के दौरान पानी की जहाज में लिखे थे। इस पुस्तक को महात्मा गांधी जहाज में लिखे थे। और ये सारा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, आप ही लोग के लिए लिखा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। तो ये किसकी अनुशंसा के बाद, तो लोक प्रहरी। तो यहाँ देखिए लोक सेवक है और यहाँ लोक प्रहरी है, तो इसका आंसर होगा लोक प्रहरी। ठीक, अब लोक प्रहरी तो और क्या जान सकते हैं। पहली बात तो ये एक पॉइंट हो ही गया कि इसके अनुशंसा के बाद जो सरपंच और उप सरपंच है इसको हटाया जाता है। वहीं बात करें इस तरह से पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि लोक प्रहरी जो होता है, लोक प्रहरी ये क्या, बिहार पंचायत राज, जो इम्पोर्टेंट टर्म रहेगा वही लिखा जाएगा, बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम में हेल्प करे। तो क्या हो जाएगा, पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2011 के धारा 152 की उपधारा 5 के द्वारा जोड़ा गया है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितने की धारा के तहत जोड़ा गया है। और पंचायती राज की बात करें तो इसका मूल इकाई क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। तो पंचायती राज का मूल इकाई क्या होता है, मूल इकाई तो ये होता है ग्राम पंचायत। ठीक, आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखते हैं, एक तरफ सूची 1 में उद्योग है, दूसरी तरफ इसकी अवस्थिति है, यानी कि ये कहाँ। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे उपकरण की बात करें तो ये भिलाई से संबंधित है, यानी कि एक का क्या हो जाएगा 3। मोटर वाहन जो है जबलपुर से, तो 2 का हो जाएगा 4। पोत निर्माण की बात करें तो कोची से, तो 1। और साइकिल हो गया कहाँ से, लुधियाना से। इसकी स्थिति हमें क्या थी, बनाना था। और भिलाई लौह इस्पात जो है, भिलाई लौह इस्पात, तो ये पूछा जाता है कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग है या कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया था, तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक, और रेलवे की बात आई है तो एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में। बाकी कौन सा उपकरण उद्योग का कहाँ अवस्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है। आ जाएंगे 5वें नंबर पर, और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, तो क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ताप जो होता है वो छोटा क्षेत्र में क्या होता है, केंद्रित होता है। देखिए यहाँ छोटा क्षेत्र, यहाँ बड़ा क्षेत्र, तो जो छोटा क्षेत्र है उसमें क्या होता है, केंद्रित होता है। वही बात करें कि क्या कहता है, सूर्य की किरण जो है वो सालों भर इस तरह से लिख सकते हैं कि सालों भर किसके बीच चमकती है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकती है। तो ये इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना है आप लोग को। और ये तो आपको पता ही होगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या फिर क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या फिर कौन सा, भूमध्य रेखा। और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इस तरह से लिख सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, तो कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री यही दक्षिणी रहेगा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, तब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मकर रेखा। ठीक, और 21 मार्च 2 डेट भी ध्यान यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप कि 21 मार्च और क्या 23 सितंबर, इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है सीधे विषुवत रेखा पर चमकती है। सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधे विषुवत रेखा पर चमकती है, और ये आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है, तो नोट डाउन आप लोग ज़रूर करेंगे। सुन के भी कर सकते हैं, देख के भी कर सकते हैं। बात करेंगे अगर 6ठे नंबर प्रश्न की, तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। आ गया है, तो देखिए चिनुक है,
ये किससे संबंधित हो जाएगा? हिमबछनी से। और ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर दिखाई देंगे ये, और आपको जो संबंधित पॉइंट बताया जाता है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखिएगा आप लोग एग्ज़ाम जब दीजिएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का, तो जीके जीएस में यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। हरमट्टन की अगर बात कर ले तो सहारा मरुस्थल से, मिस्ट्रल कहाँ का हो जाएगा? तो फ्रांस से, और बोरा हो जाएगा इटली से। ठीक, और ये सब क्या है जो यहाँ पे आपको मिलाने का आ गया है कि गर्म या शुष्क पवन दिया हुआ है। चिनूक क्या है? गर्म या शुष्क पवन है। और इधर आपको इसका अवस्थिति बताना था कि कौन किससे है। ठीक, जबकि इसमें जो बोरा है जब बात आई है तो लिख ही देते हैं चिनूक की। तो ये चिनूक क्या है? गर्म पवन है। क्या है? गर्म पवन है। ये पशुपालकों के लिए क्या करता है? बड़ा ही लाभदायक होता है। हरमट्टन भी गर्म और शुष्क पवन है, हरमट्टन की बात करें तो। और बोरा की अगर बात करें तो ये शीतल हवा है, शीतल पवन है। मिस्ट्रल आप लोग बताइएगा कि कैसा पवन है। कुछ लोग आप लोग भी खोजिए, दिमाग लगाइए कि कौन क्या है। अब आ जाएंगे 7वें नंबर प्रश्न पे। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न क्या है। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि किस पे पड़ता है? और कई बार आपको हम बता चुके हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो प्रभाव इसका पड़ेगा उपभोक्ता पर, ऋणी पर, ऋणदाता पर, या फिर श्रमिक पर। तो ये पड़ता है ऋणी पर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब वही बात कर लें कि क्या कहता है, आपको एक बार फिर से अगर बता दें मुद्रास्फीति, तो मांग बढ़ेगा तो वस्तु का कीमत भी बढ़ेगा, और वही मांग जनित क्या हो जाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक, तो ये बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो ऋणी पे प्रभाव पड़ेगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न में, जहाँ लगता है कि और डिटेल पॉइंट आपको देना है, हम खुद देते चलेंगे। वास्तविक आय या फिर जनसंख्या किसके बराबर होगी, ये पूछा गया है। तो ये होगी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए सिर्फ प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन हम आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ठीक, वही बात करें कि प्रति व्यक्ति आय जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है किसी देश, राज्य या फिर नगर या फिर अन्य क्षेत्र में क्या होता है? रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। व्यक्तियों की औसत आय होती है, औसत आय होती है। ठीक, तो ये आपको इसमें क्या कर लेना है? ध्यान रख लेना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 9वां नंबर प्रश्न। देखेंगे 9वां क्या है। 9वां आ गया है क्या है आपके लिए कि किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहाँ क्या है? भारतीय लगा हुआ है होम रूल लीग। तो इसकी जो स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। और कब की थी? तो स्थापना जो की थी 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ की थी? तो पुणे में। ठीक, ये आपको पहला पॉइंट हो गया। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो नेतृत्वकर्ता की अगर बात कर ले तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता आयरलैंड के नेता थे कोई उस टाइम। क्या नाम था? रेडमॉन्ड। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किस नेता के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो आयरलैंड के नेता थे कौन? रेडमॉन्ड। ठीक, वही बात करें, ये डेट तो आपको ध्यान रखना ही है। एक है ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट द्वारा कहाँ? तो मद्रास में 1916 को ही क्या किया गया था? अखिल भारतीय
होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, और स्थान भी ध्यान में आपको रखना है, ना कि कोई भी देखे सीधे बाल गंगाधर तिलक करके निकल दिए। तो ये सब आपको, और हाँ एक पॉइंट यहाँ पर एनी बेसेंट की बात आई है और होम रूल की, तो लिख सकते हैं कि भारत में होम रूल आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में होम रूल आंदोलन का जो जनक कहा जाता है वो एनी बेसेंट को ही कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, एग्ज़ाम के लायक या नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग को क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगता है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड किया जाता है। रोगों के उस समूह का चयन कीजिए जो कि हवा के माध्यम से संचारित होता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या होगा। तो इसमें से जो हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ये क्या होता है? हवा के माध्यम से संचारित होता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब वायु से फैलने वाले रोग हैं, और ये सब जीवाणु से होने वाले भी रोग हैं। किससे होने वाले हैं? जीवाणु से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि निमोनिया का क्या पूछ लिया जाता है, जीवाणु कौन सा जीवाणु के कारण होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, और कई बार आपको लिखाए भी हैं, बताए भी हैं, तो बस एक बार रिकॉल ही कर दे रहे हैं। और ये ट्यूबरक्लोसिस जो कि क्या है, पूरा नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये भी जीवाणु का कारक है, आपको बताएं भी है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है क्या कहलाता है? वो प्लास्टिक कहलाता है थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब यहाँ पे एक है, देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अगर इसकी बात करें तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वह प्लास्टिक जो पहली बार क्या होता है, गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। यानी जैसे इच्छा हो उस आकार में आप क्या करें, ढाल सकते हैं। इच्छित आकार में ढाला जाता है, आकार में ढाल लिया जाता है। ये पॉइंट इसमें आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि इसको अगर आप फिर से चाहेंगे कि पुनः गर्म करने पर तब मुलायम नहीं किया जा सकता। और इसका उदाहरण काफ़ी बार पूछा जाता है, किसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण। तो उदाहरण में क्या ध्यान रख सकते हैं? बैकेलाइट हो गया, मेलामाइट हो गया, ये सब क्या है, इसी का उदाहरण के अंतर्गत आता है। एक पूछा जाता है कि प्राकृतिक प्लास्टिक, इसका उदाहरण। तो ध्यान रखिएगा, लाह। जो पॉइंट आपके लिए नया हो उसको जरूर नोट डाउन करें। वहीं प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या हो जाता है? बहुलक का, तो उसका होता है स्टार्च, सेलुलोज। और जब बात आई है जो इसका आंसर है थर्मोप्लास्टिक, तो उसका उदाहरण पूछेगा तो पॉलीएस्ट्राइन, और ये सब हम आपको पढ़ाए भी हैं एग्जाम्पल। पॉलीएस्ट्राइन हो गया, पॉलीथीन हो गया,
नायलॉन हो गया, ये सब आ जाएगा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण के अंतर्गत और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आएंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? इसका तो आप लोग को पता होगा, तो क्या हो जाएगा? रिवर डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए भारत का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जलीय जंतु। और आपको पता है डॉल्फिन कैसा जीव है? तो एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव है। और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो गंगा नदी में, मुख्यतः गंगा नदी में पाया जाता है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। और 2007 को, वर्ष 2007 की बात करें तो क्या हुआ था? डॉल्फिन वर्ष के रूप में मनाया गया था। किस रूप में? तो डॉल्फिन वर्ष के रूप में मनाया गया था वर्ष 2007 में। हालांकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को क्या किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। जलीय, ठीक से लिख देते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। तो ये पॉइंट भी आपको ऐड कर लेना है। आएंगे 13 नंबर प्रश्न पे। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ सेशन से संबंधित आपका सुझाव प्रश्न हो तो ज़रूर किया करें, आपको आंसर दिया जाएगा। बढ़ेंगे 13वें नंबर के बाद की। तो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? और इसमें आपको बता दें, इस प्रश्न को बताने से पहले कि बात आई है जब जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, तो इसमें आपको साइंस हो गया और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे लेके चला जा रहा है। फिर हिस्ट्री की बात आई है तो तीनों हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिर बिहार स्पेशल हो गया, करेंट अफेयर हो गया, और क्या बच गया? पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ये सब सारे सब्जेक्ट जो है ना शामिल किए जाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डेली क्लास अटेंड किया करें। वही बात करें 13 नंबर की, तो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? तो ये जो लक्ष्य वर्ष है क्या है? 2070। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष रखा है। ठीक, वही बात करें कि इस मिशन का लक्ष्य एक और क्या है कि 2030 तक, जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन, इस तरह से लिख सकते हैं कि मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन। और जानते हैं ऐसे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और लोग ऐसे प्रश्नों को छोड़ के निकलते हैं। तो 1 नंबर अगर आपको लेना है तो हर रूप से ध्यान में रखना होगा। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करना है। रटाया क्वेश्चन कोई भी कर लेता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो, एग्ज़ाम में आए, वैसे प्रश्न को पढ़िए तो ज़्यादा बेटर होगा, रिजल्ट होगा। बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न पे। किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 11 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये हमसे पूछा गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्काई रूट एरोस्पेस। तो ऐसे प्रश्न में आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही ध्यान रखेंगे, ज़्यादा दिमाग इसमें आपको क्या करना है? नहीं लगाना है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो यहाँ हमसे लेखक पूछा गया। कोविशील्ड वैक्सीन याद ही होगा आपको, और देखिए किताब भी निकल गया, द शील्ड कोविशील्ड। तो उसके लेखक प्रकाश कुमार सी। ठीक,
और इस पुस्तक का अगर पूछे कि विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो अमित शाह द्वारा, सहकारिता मंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा। तो विमोचन और लेखक पुस्तक में दो ही चीज़ तो ज़्यादा पूछा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा 16वां नंबर प्रश्न। देखेंगे 16वां नंबर में क्या है। मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। अब बड़हिया ताल का बात आ गया है, तो सबसे पहले जानिए कि ये जो मुंगेर का बड़हिया ताल था, वो मतलब इसका नेतृत्व करता किसके द्वारा है, यानी कि इसका नेतृत्व करता पूछा जाता है, तो नेतृत्व करता थे कार्यानंद शर्मा। नाम पूछ लिया जाता है, कार्यानंद शर्मा। ठीक। और ये जो था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। और ये उद्देश्य था इसका, और इसीलिए क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी बकास्त भूमि का मतलब क्या हुआ कि जहां यदि लगातार 12 वर्ष रैयत खेती करते हुए लगान देता रहा है, तो वह भूमि पर कानूनी मालिकाना हक किसको होता था, रैयत को होता था। तो ये, और जमींदार क्या कर रहा था, बकास्त भूमि का मालिकाना हक जो है रैयत को नहीं दे रहा था, और उसी वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। आएंगे 17 नंबर की बात। तो बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये तो पहला है, ऊपर में बिहार से संबंधित है, और बात ईस्वी का है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। ठीक। तो मुजफ्फरपुर हुआ। वहीं भारत में कब हुआ, ये तो बिहार में जाने, लेकिन अगर भारत में पूछे कि दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 सितंबर 1959 में ही। ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन अगर इसकी दूरदर्शन की नियमित दैनिक प्रसारण की बात करें, नियमित दैनिक प्रसारण की जो शुरुआत हुई थी, वो किस वर्ष में हुई, तो वो 1965 में हुई। तो हर ईस्वी को ध्यान में रखना है। और इसका 1972 में सेवा का इसका विस्तार जो हुआ, सेवा का विस्तार वो कहाँ से, तो दिल्ली से मुंबई तक, स्थान भी पूछा जाता है, दिल्ली से मुंबई और अमृतसर तक हुई। ये भी एक पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। ठीक। और दूरदर्शन का राष्ट्रीय, बताइए कितना कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन जरूर। अगर आपसे पूछे कि दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण, ठीक, कब से हुआ, तो 1982 से। इसमें कितना सारा ईस्वी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसलिए ऐसे ही प्रश्न लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में आने का संभावना रहता है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया, तो ये बनाया गया 1 अप्रैल 1936 में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और आपको पता ही है कि 1912 में क्या हुआ था कि बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। बिहार उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था, और फिर उड़ीसा राज्य का पृथक कब हो गया बिहार से, तो 1936 में। वहीं बात करें और किसका पूछा जाता, और काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो बात करेंगे 2000 में बिहार से कौन अलग हुआ था, तो बिहार से अलग हुआ था झारखंड। बिहार से अलग होकर क्या हुआ था, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ये आपको ध्यान में रख लेना है। और 1 अप्रैल 1912 को विधिवत बिहार उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। ये तो आपको हम पहले ही बता दिए कि कब बनाया गया था,
बस ये नोट डाउन कर लीजिएगा। 18 के बाद आपको पता है कि आपसे एक सब्जेक्ट का डेली 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का जो सब्जेक्ट होगा वो आपके लिए है किसका, तो साइंस का। और साइंस के 3 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है सारे लोगों को, और वीडियो को पूरा देखा करें तभी तो आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर, और जो पढ़ा दिया गया है वही आपसे पूछा जाता है। मरकरी और क्या प्राप्त होगा, मरकरी तो होगा ही, साथ ही साथ और क्या प्राप्त होगा ये बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए आज का कि मोनोन्यूक्लियस, पूरा वीडियो पुराना वाला भी देखिए जो शुरू से क्लास स्टार्ट हुआ है TRE 4 के लिए, तो आपका रिवीजन होते चला जाएगा। जो लोग भी वीडियो पुराना वाला नहीं देखे हैं, शुरू से क्लास करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो मोनोन्यूक्लियस किस प्रकार फैलता है ये बताना है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, लगभग मात्रा ही बताइए कि पानी की मात्रा कितनी होती है। तो ये हो गया आज के साइंस के 3 प्रश्न। और कल आपसे पूछा गया था हिस्ट्री का प्रश्न, तो उसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था दशरागन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 7वां मंडल में। दूसरा प्रश्न था कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। और तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष, तो 1906। तो जो लोग आंसर देते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं देते हैं प्लीज़ दिया करें, आप ही का रिवीजन होगा। आएंगे 19वें नंबर प्रश्न पे। भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड क्या है, तो ये है आधकल्प शैल समूह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि ये जो इसमें लिख सकते हैं कि ये जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। किसकी उत्पत्ति से, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। आधकल्प शैल समूह रहे, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, पूर्व कैम्ब्रियन। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में सीमित जानकारी है। ठीक, और वही बात करें कि पृथ्वी की आयु की जो कि लगभग 4.60 अरब वर्ष पुराना है। अरब वर्ष क्या है, पुराना है। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। वही बात करें कि आधकल्प का 3 मुँह, इस तरह से लिख सकते हैं कि आधकल्प की अगर बात आई है, आधकल्प शैल समूह, तो इसको 3 उपभाग है। कौन कौन है, एक है योजोइक, दूसरा है आर्कियोजोइक, और तीसरा है प्रोटोजोइक। ये तीनों इसका उपभाग है। ठीक है, तो ये आपको लिखा दिया गया। और आपको अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो सारे चीज़ करवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो को भी देखा करें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एटलीस्ट एक बार चेक तो करें, आपको हेल्प बहुत मिलेगा। 20 नंबर की बात करें तो किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ये पूछा गया है। तो ये था मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ किया, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, किसका, तो बंगाल का। तो 3-4 क्वेश्चन तो इसी में हो गया। और मीर कासिम जो था मुंगेर में क्या खोला था, बारूद का कारखाना भी खोला था। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और
मीर कासिम और अंग्रेज के बीच जो दस्तक था वही प्रयोग को लेकर विवाद हुआ था, जो कि बक्सर युद्ध का कारण बना था। वहीं बात करें कि मुगल काल में बंगाल की राजधानी कहाँ थी? बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी ढाका। कहाँ हो जाएगी? ढाका। ठीक, ये आपको ध्यान में रख सकते हैं। वहीं और क्या जानेंगे? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जो कि राजधानी का बात आया है बंगाल का, तो हर तरह से जान लेते। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की राजधानी कहाँ बनाया था? तो उसने बनाया था कहाँ? कलकत्ता को। तो कौन, किसने, कैसे बनाया, सबको ध्यान में रखना है। आएंगे आज के 21वें नंबर प्रश्न पे, जो कि होगा अंतिम प्रश्न। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो पहले तो ये हो गया कि कब हुई? 1816 में। कौन सी संधि? तो सुगौलों की संधि, और किसके बीच? तो अंग्रेज और गोरखा के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि नेपाल की। गोरखा कहाँ से? तो नेपाल के बीच क्या हुआ था? और ये नेपाल की ओर से पूछा जाता है कि इस पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजगुरु गजराज मिश्र ने। गजराज मिश्र ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर किया था नेपाल की ओर से। अंग्रेज की ओर से पूछेगा तो कि अंग्रेज की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? तो अंग्रेज की ओर से हस्ताक्षर जो किया था पेरिस ब्रेडसो ने किया था हस्ताक्षर। और नेपाल की बात आ गई, अंग्रेज नेपाल का, तो इस तरह से लिख सकते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 के बीच हुआ था, लेकिन 1816 में सुगौली की संधि क्या हुई? हस्ताक्षरित हुई थी। तो आज का सेशन कैसा लगा बताएंगे ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।